नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके हमारे YouTube चैनल साहित्य ज्ञान पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज से हम हिंदी शिक्षण वीडियो के 200 प्रश्नों की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं और हमारी इस सीरीज का नाम है लक्ष्य वेदी सीरीज, जिसमें हम 200 प्रश्नों को हल करेंगे हिंदी शिक्षण वीडियो से संबंधित। और ये सभी प्रश्न आगामी परीक्षा जो कि सेकंड ग्रेड 2026 की परीक्षा जुलाई में होने वाली है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले ये प्रश्न। और अन्य परीक्षा जैसे कि रीट, सीटेट और जिस किसी भी एग्जाम में जहाँ पर हिंदी शिक्षण वीडियो से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले ये 100 प्रश्न। तो इन क्लासों को आप ज़रूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और दोस्तों, इन क्लासों को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उनको भी इन प्रश्नों की फ़ायदा हो सके। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज का हमारा पहला प्रश्न है, डाल्टन योजना के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें। यानी कि हमें जो डाल्टन शिक्षण विधि है, डाल्टन योजना है, उसके संदर्भ में असत्य कथन बताना है। इस योजना का प्रवर्तन 1913 में मिस हेलेन पार्क हर्स्ट ने किया। इस योजना का प्रथम प्रयोग अमेरिका के मैसाचुसेट्स प्रांत के डाल्टन नगर के हाई स्कूल में किया गया। इस योजना का प्रयोग 5 वर्ष से अधिक आयु वाले बालकों के लिए किया गया। इस योजना में एक सप्ताह के लिए निर्धारित कार्य को निर्दिष्ट पाठ कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। इस पाठ योजना का प्रयोग 5 वर्ष से अधिक आयु वाले बालकों के लिए नहीं किया गया। दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट वह प्रयोजनपूर्ण क्रिया है जिसे पूर्ण मनोयोग के साथ सामाजिक वातावरण में संपन्न किया जाता है। यह परिभाषा किसकी है? डॉक्टर स्टीवेंसन, किलपेट्रिक, जॉन डेवी या इनमें से कोई नहीं? तो ये परिभाषा दी है किलपेट्रिक। दोस्तों, किलपेट्रिक जो कि खेल विधि के प्रवर्तक माने जाते हैं। सॉरी दोस्तों, जो किलपेट्रिक है, ये प्रोजेक्ट विधि के प्रवर्तक माने जाते हैं, खेल विधि के नहीं। अगला प्रश्न है, यथावश्यक स्थलों पर उचित बल देते हुए अपना कथन प्रस्तुत करना कहलाता है। क्या ये गति कहलाता है, यति कहलाता है, अनुतान या स्वराघात? तो यथा आवश्यक स्थलों पर उचित बल देते हुए अपना कथन प्रस्तुत करना, ये स्वराघात कहलाता है। अगला प्रश्न है, अभिज्ञानात्मक प्रश्नों की रचना के रूपों में सम्मिलित नहीं है। बहुविकल्प पद, मिलान पद, वर्गीकरण या विभेदीकरण पद, सरल प्रत्यय स्मरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर है सरल प्रत्यय स्मरण। ये अभिज्ञानात्मक प्रश्नों की रचना के रूपों में सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न है, किंडरगार्टन प्रणाली के प्रमुख सिद्धांत है। तो हमें किंडरगार्टन प्रणाली के प्रमुख सिद्धांत में स्वक्रिया एवं आत्म प्रकाशन की स्वतंत्रता, स्वतंत्र एवं स्वाभाविक विकास, खेल द्वारा शिक्षा या उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, यानी कि स्वक्रिया एवं आत्म प्रकाशन की स्वतंत्रता, स्वतंत्र एवं स्वाभाविक विकास और खेल द्वारा शिक्षा, ये सभी किंडरगार्टन के प्रमुख सिद्धांत माने गए हैं। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण और बेसिक शिक्षा के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो, उद्योग अथवा हस्तशिल्प द्वारा शिक्षा प्रदान की जाए, शिक्षा को
शिक्षा की दूरी मानकर अन्य सभी विषय अलग अलग करके पढ़ाए जाए। 7 वर्ष तक की प्राइमरी शिक्षा अनिवार्य निःशुल्क हो। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर से हो जाएगा। शिक्षा की दूरी मानकर अन्य सभी विषय अलग अलग करके पढ़ाए जाए, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शब्द उच्चारण की क्रिया को मुद्रण देकर भौंकना बार्किंग एट प्रिंट कहा है, यानी कि ये किसने कहा है? क्या ये कथन रायबर्न का है, मॉन्टेसरी का है, या वे दोनों का है, या महात्मा गांधी का है? तो ये कथन हो जाएगा मारिया मॉन्टेसरी का। ऑप्शन नंबर बे इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म अध्यापन प्रणाली का प्रारंभ हुआ है स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, हार्वर्ड विश्वविद्यालय, ब्रिटिश विश्वविद्यालय, या इनमें से कोई नहीं। तो जो सूक्ष्म अध्यापन है विधि है इसका प्रारंभ स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में हुआ है। अगला प्रश्न है, निगमन विधि के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। इस विधि से बालक में रटने की प्रवृत्ति का विकास होता है। यह विधि सूक्ष्म से स्थूल की ओर चलती है। इस विधि से बालक में तर्क करने और विचार करने की शक्ति का विकास होता है। ये मनोवैज्ञानिक विधि है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर से हो जाएगा। इस विधि से बालक में तर्क करने व विचार करने की शक्ति का विकास नहीं होता है दोस्तों। बालक में तर्क करने और विचार करने की शक्ति का विकास जो आगमन विधि है उसमें होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण निबंधात्मक परीक्षाओं में नहीं पाया जाता है? तो दोस्तों इसके जो ऑप्शन है वो गायब है। मैं वैसे ही बोल के सुना देता हूँ इसके ऑप्शन। ऑप्शन ए है, इसमें इनके प्रश्नों की रचना बड़ी सरल होती है। इन प्रश्नों के माध्यम से लेखन गति का विकास होता है। इन प्रश्नों के माध्यम से विचारों को प्रकट करने की पूरी स्वतंत्रता होती है, या इन प्रश्नों में व्यापकता पाई जाती है। तो जो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि इन प्रश्नों में व्यापकता नहीं पाई जाती है। इसमें दे रखा है कि इन प्रश्नों में व्यापकता पाई जाती है, जबकि जो निबंधात्मक प्रश्न है या परीक्षा है उनमें व्यापकता नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निर्दिष्ट स्वाध्याय व शिक्षण विधि है जिसमें प्रेरणा, योग्य निर्देश तथा आवश्यक सहायता के द्वारा विद्यार्थियों को अपनी सभी शैक्षणिक वृत्तियों में आत्मनिर्भर तथा कुशल बनाने का उद्देश्य निहित रहता है। ये परिभाषा किसने दी है? तो ये परिभाषा दी है किलर महोदय ने। किलर ने ये परिभाषा दी है। अगला प्रश्न है, भाषाई कौशल यथा सुनना, बोलना, पढ़ना एवं लिखना का विकास किस कक्षा तक पूर्ण हो जाता है? तो ये जो भाषाई कौशल का विकास सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना ये कक्षा 3 तक पूर्ण हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसका संबंध बोलने के कौशल के विकास से नहीं है? शुद्ध उच्चारण, स्वर वाचन, कविता पाठ या प्रतिलिपि? तो शुद्ध उच्चारण भी बोलने कौशल से संबंधित है, स्वर वाचन भी बोलना कौशल से संबंधित है, कविता पाठ भी बोलना कौशल से संबंधित है, जबकि जो प्रतिलिपि है ये बोलना कौशल से संबंधित नहीं है। प्रतिलिपि है ये लेखन कौशल से संबंधित है।
जो प्रतिलिपि है ये लेखन कौशल से संबंधित है। अगला प्रश्न है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ व कब दी गई? अमेरिका में स्कोवेन के द्वारा 1965, अमेरिका में स्क्रोवेन के द्वारा 1967, फ्रांस में स्क्रोवेन के द्वारा 1975, फ्रांस में स्क्रोवेन के द्वारा 1967। तो जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है इसकी अवधारणा सर्वप्रथम अमेरिका में 1967, अमेरिका में स्क्रोवेन के द्वारा 1967 दी गई। अगला प्रश्न है साक्षात्कार एक उद्देश्यपूर्ण बातचीत है, ये कथन है। तो ये हमें बताना है कि ये कथन किसका है। जॉन डाले, गुड, हेट, वैसे दोनों। तो साक्षात्कार एक उद्देश्यपूर्ण बातचीत है, ये कथन है जॉन डार्ले का कथन हो जाएगा ये। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से असत्य कथन का चयन कीजिए। बालक का भाषाई विकास कर्मिक एवं किलकने से शुरू होता है। बालक का भाषाई विकास कर्मिक एवं ऊर्ध्वमुखी होता है। बालकों में भाषाई दक्षता का विकास उम्र के साथ साथ बढ़ता जाता है। भाषा विकास की दृष्टि से पूर्व किशोरावस्था महत्वपूर्ण समय है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर दे हो जाएगा। भाषा विकास की दृष्टि से पूर्व किशोरावस्था महत्वपूर्ण समय नहीं है दोस्तों। भाषा विकास की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण समय है वो बाल्यावस्था ही मानी जाती है। अगला जो प्रश्न है वो इस प्रकार है कि शिक्षण की नवाचार विधि जिसमें छात्र अपनी स्वयं की सीखने की गति से सीखता है कहलाती है अभिकर्मित अनुदेशन विधि, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि, डाल्टन विधि या समस्या समाधान विधि। तो शिक्षण की नवाचार विधि जिसमें छात्र अपनी स्वयं की सीखने की गति सीखता है वो अभिकर्मित अनुदेशन विधि मानी जाती है। अगला प्रश्न है एनसीएफ 2005 के अंतर्गत एक आदर्श कालांश की अवधि निर्धारित की गई है। 40 मिनट, 35 मिनट, 45 मिनट या 30 मिनट। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार एक आदर्श कक्षा की अवधि 35 मिनट निर्धारित की गई है। अगला प्रश्न है द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग मेथड पुस्तक का संबंध किस सिद्धांत से है? क्या ये स्वाभाविकता का सिद्धांत से संबंधित है, रुचि का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत या अनुपात या कर्म के सिद्धांत से? तो जो द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग मेथड है ये रुचि के सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्राथमिक रचना शिक्षण की विधियों में समाहित नहीं है। देखो और रचो विधि, प्रश्नोत्तर विधि, स्वाध्याय या मंत्रणा विधि, उद्बोधन विधि। तो देखो और रचो विधि, प्रश्नोत्तर विधि और उद्बोधन विधि ये तीनों ही रचना शिक्षण की विधियों में सम्मिलित है। तो जो रचना शिक्षण में सम्मिलित नहीं है वो स्वाध्याय मंत्रण विधि रचना शिक्षण में सम्मिलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन से हो जाएगा स्वाध्याय या मंत्रणा विधि। अगला प्रश्न है निम्न में से असत्य कथन का चयन कीजिए। ई लर्निंग अनुदेशनात्मक सामग्री है, प्रतिकृति अप्रेक्षित सामग्री है, नाटक सर्वे दृश्य सामग्री है, सिरोपरि यंत्र सर्वे यांत्रिक सामग्री है।
तो ई लर्निंग अनुदेशात्मक सामग्री है, ये सही आंसर, ये सही हो जाएगा। प्रतिकृति अप्रेक्षित सामग्री है और नाटक सिर्फ दृश्य सामग्री है। सिरोपरि यंत्र, सिरोपरि यंत्र ये सर्वीय यांत्रिक सामग्री नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन दे हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाषाई कौशल का लिखित अभिव्यक्ति रूप है सुनना, पढ़ना, उच्चारण या लिखना। तो भाषाई कौशल का लिखित अभिव्यक्ति रूप लिखना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दे इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी विधि सूत्र प्रणाली के सर्वथा विपरीत है? निगमन विधि, आगमन विधि, अव्यय दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो जो आगमन विधि है ये सूत्र प्रणाली के सर्वथा विपरीत है। अगला प्रश्न है, कविता शिक्षण की प्रणाली नहीं है। गीत प्रणाली, नाट्य प्रणाली, प्रश्नोत्तर या खंडान्वय प्रणाली, या फिर अव्यक्त प्रणाली। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर द व्याकृत प्रणाली। ये रचना शिक्षण के अंतर्गत नहीं आती है। अगला प्रश्न है, प्रत्यभिज्ञान प्रश्नों के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। तो मिलान या पद प्रश्न, बहुविकल्पात्मक प्रश्न और इसके अलावा बहुविकल्पात्मक प्रश्न के अलावा रिक्त स्थान प्रश्न और उपयुक्त सभी। तो प्रतिविज्ञान प्रश्नों के अंतर्गत जो शामिल नहीं किया जाता है वो नहीं किया जाता है। रिक्त स्थान से संबंधित प्रश्नों को प्रत्यभिज्ञान प्रश्नों के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। अगली क्लास में हम इससे आगे की प्रश्नों को लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।